मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष माननीय जीतू भाई, राज्य के गृह राज्य मंत्री माननीय प्रदीप सिंह जी, ब्रिटेन के डेप्यूटी हाई कमिश्नर माननीय पीटर कुक जी, युवा मोर्चा के हमारे अध्यक्ष और यूथ पार्लियामेंट के गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर ऋत्विज पटेल जी, मंच पर उपस्थित हमारे आदरणीय महानुभाव और भारत के कोने कोने से आए हुए यूथ पार्लियामेंट के सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, भाई और बहनों, सबसे पहले आप सबका महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मभूमि कर्मभूमि गुजरात में आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि गुजरात ने हमेशा देश को नई राह दिखाई है और ये यूथ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया 2019, ये पार्लियामेंट में भी जो चर्चा होने वाली है उससे भी आने वाले दिन में देश को एक नया पैगाम और संदेश मिलेगा। यूथ पार्लियामेंट, इसका मतलब कि पूरे देश की युवाओं की जो सोच है, उनकी जो तमन्ना है, उनका यहाँ प्रतिघोष हो रहा है। और पार्लियामेंट ये हमारे डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि पार्लियामेंट के जरिए पूरे देश की आवाज़, पूरा देश का भविष्य वहाँ पार्लियामेंट में हम तय करते हैं। मुझे अच्छा लगा कि आदरणीय ब्रह्म बिहारी स्वामी जी ने पार्लियामेंट में जो बात रखी, मैं भी 2006 से 2012 तक पार्लियामेंट का राज्यसभा में सदस्य था, नड्डा जी आज भी है, लेकिन मैं अफसोस के साथ कहता हूं कि पिछले कई सालों में पार्लियामेंट में अगर कोई देश की हित की बात करे, कोई धर्म की बात करे, कोई बहुमत आम जनता की जो विश्वास और उनकी श्रद्धा की बात करे, तो पार्लियामेंट में भी उसका गलत अर्थ निकाला जाता था। लेकिन आज ये इनॉग्रेशन फंक्शन में स्वामी जी ने जो बात बताई, ये हमारे लिए और सच्ची और अच्छी बात कि आफ्टर ऑल अगर देश हित सर्वोपरि नहीं रहेगा, लिव फॉर द नेशन, डाई फॉर द नेशन, हम देश के लिए जी रहे हैं, देश के लिए मर रहे हैं, तो ये बात अगर नहीं रहेगी तो पार्लियामेंट में भी एज ए पार्लियामेंट्रियन आप कोई भी बात करेंगे तो उससे देश का कोई लाभ होने वाला नहीं है। मैं अवश्य मानता हूं कि लोकतंत्र में, पार्लियामेंट में एक ऐसी कक्षा की चर्चा होनी चाहिए कि जिसमें सदियों तक वो चर्चा के निष्कर्ष हमारे देश के लिए लाभकर्ता बने रहे। और आज मुझे उम्मीद है, क्योंकि जो युवा लोग हैं, और हमेशा युवाओं ने ही क्रांति की है, जैसे आज़ादी की लड़ाई, और उसमें भी फांसी के तख्ते पर
खुदीराम बोस, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये सब यंग, और खुदीराम बोस तो 18 साल के थे, बाकी सब लोग भी युवा, और युवा लोग में भी इस देश के लिए मरना, समाज के लिए कुछ करना, यानी कि निस्वार्थ काम करने की प्रेरणा और उत्साह, जोश युवाओं में होता है। और इसलिए जो क्रांति हुई, स्वतंत्रता का आंदोलन हुआ, उसमें युवाओं की अहम भूमिका रही है। और इसलिए देश को अगर आगे बढ़ाना है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो चाहते हैं कि नया भारत का हम निर्माण करने वाले हैं, तो नया भारत का निर्माण कौन करेगा? तो नया भारत का निर्माण देश में युवा लोग जो है वो युवा लोग ही कर सकते हैं, क्योंकि ये नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए, नई सोच चाहिए, देश के लिए और समाज के लिए, लोगों के लिए मर मिटने की तमन्ना चाहिए। और इसके कारण ही अगर जो देशभक्ति नहीं रहेगी तो देश के लिए अच्छा काम करने का हमें उत्साह भी नहीं रहेगा। इसलिए पहली आवश्यकता है कि राष्ट्रवाद और देशभक्ति हमारी कायम बनी रहे। स्वाभाविक है कि जब देश आज़ाद हुआ तब से आज तक बहुत सारी ऐसी समस्या थी कि जिसमें देशभक्ति का हमें निराशाजनक वायुमंडल देखने को मिला। और इसके ही कारण आज़ादी के बाद जिस तरीके से हमें प्रगति करनी चाहिए वो प्रगति हम नहीं कर सके, क्योंकि हम इधर उधर भटकते रहे। और स्पष्ट कि देश राष्ट्रवाद के आधार पर हम कैसे आगे बढ़े, और उसमें जिन लोगों ने इस देश को एक बनाने के लिए, देश की एकता, अखंडितता और ऐसे प्रश्न पर भी उन्होंने वोट बैंक की राजनीति की, और इसके कारण इस देश को काफ़ी सहन करना पड़ा। जैसे 370 की बात हुई, राम मंदिर की बात हो रही है, ये सब सारी बातें ये वोट बैंक की राजनीति के कारण हम एक मक्कमता से इस प्रश्न का समाधान वर्षों तक नहीं कर सके, और इसके कारण देश की एकता, अखंडितता पर काफ़ी हमें नुकसान हुआ। आज हमें खुशी है कि हमारे प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री दोनों इसके बारे में जीरो टॉलरेंस के साथ, कोई भी समझौता नहीं, देश की एकता, अखंडितता के लिए कोई भी समझौता नहीं, ये एक जीरो टॉलरेंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और इसके कारण एक नया वातावरण खड़ा हुआ है, और दुनिया में भारत को अब प्रतिष्ठा और इज्जत मिल रही है। भाइयों बहनों, देश की तरक्की को आगे बढ़ाने के लिए युवाओं के पास इसलिए अपेक्षा है कि युवा, आज के युवा ये पूरी दुनिया के साथ जुड़े हुए हैं। स्वामी जी ने जो बात बताई कि हम देश में शिक्षा लेने के लिए हम खुश नहीं हैं, विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे पास देशभक्ति नहीं है। और बहुत सारे लोग विदेश में जाकर भी देश की चिंता उन्होंने की है। जैसे श्याम जी कृष्ण वर्मा, उन्होंने लंदन में उस वक्त स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था, तो वहाँ पढ़ने वाले सभी क्रांतिकारी उनको वहाँ इंडिया हाउस में एकत्र करते हुए उन्होंने वहाँ भारत की देशभक्ति के लिए चिंता की थी। और वहाँ से वीर सावरकर से लेकर अनेक लोगों ने इस देश के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया। मतलब यह है कि देश में हम ऐसी व्यवस्था क्यों न करें। और आज अच्छा वायुमंडल है, भारत आगे बढ़ रहा है, डिसिसिव गवर्नमेंट आई है, पैरालिसिस गवर्नमेंट नहीं है। और डिसिसिव गवर्नमेंट के कारण हम जो नीतियां तय करें
देश की प्रगति के लिए 3 बात आवश्यक है। एक, अच्छा नेतृत्व, ईमानदार नेतृत्व, परिश्रमी नेतृत्व। दूसरा, हमारी नीतियां, हमारी पॉलिसी, इस देश को मद्देनजर रखते हुए, जैसे अभी एक इश्यू हुआ था पशुपालकों और दूध का, जो बड़े बड़े डेवलप कंट्री है उन लोगों ने जो फॉर्मूला रखी थी, हमारे प्रधानमंत्री ने उसे नकार दिया, क्योंकि भारत के पशुपालक और गांव में बसने वाले दूध पर बिजनेस करने वाले लोगों को काफी नुकसान हुआ था। तो देश हित को ध्यान में रखते हुए उन्होंने वहां इनकार किया कि हम उसमें शामिलित नहीं होंगे, क्योंकि भारत को नुकसान हो रहा है। तो भारत फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट, तो हमारी नीतियां उसके आधारित होनी चाहिए। और तीसरा, हमारी नीयत भी शुद्ध होनी चाहिए। नीति, नेता, नियत। और आज देश में ये वायुमंडल बन गया है और उसके आधार पर देश में हम ऐसी व्यवस्था खड़ी की कि लोगों को विदेश में जाने की आवश्यकता न पड़े। हमारे यहाँ फिर से नालंदा जैसी विश्वविद्यालय प्रस्थापित हो। हमारे यहाँ ये सारी व्यवस्थाएं हम बनाए। और हमारा इतिहास रहा है कि पूर्व हमारे इतिहास में ये सब बातें आती है कि भारत एक विकसित राष्ट्र और भारत में अच्छी समृद्धि थी, और उससे हम वापस लेने की, उस दिशा में जाने के लिए भारत का पुनरुत्थान, राष्ट्र पुनरुत्थान के निर्माण के लिए हम आगे बढ़े। बात सही है कि निर्माण के पीछे हम अपनी मोरालिटी को भूल ना जाए। चरित्र निर्माण भी हमें करना है और क्राइसिस ऑफ कैरेक्टर को हमें मिटाना है। ढूंढ ढूंढ कर ऐसे लोगों को आदर्श बनाना है कि जिसके कारण हम उसमें से प्रेरणा लेते हुए एक चरित्रवान, नैतिक मूल्यों के आधार पर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करते करते फाइनेंशियल और मैनेजमेंट के साथ इस देश में रही हुई समता को फिर से निखारना है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि जिस देश में सबसे ज्यादा युवा लोग हैं, उन युवा लोगों को आगे लाने के लिए हमें व्यवस्था बनानी है। युवाओं को अपॉर्चुनिटी देने की आवश्यकता है। और इसलिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत सारी योजनाएं, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ये सारी योजनाएं मुद्रा से लेकर युवाओं को सिर्फ तक देने के लिए, अपॉर्चुनिटी देने के लिए उन्होंने काफी योजना बनाई है। युवा लोग जॉब सीकर नहीं, जॉब गिवर बने, और इसलिए स्टार्टअप का काफी बढ़ावा देने के लिए हमारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार भी काम कर रही है। और हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी, हमारा स्लोगन रहा है कि अयोध्या में राम, युवाओं को काम, किसानों को सही दाम, महंगाई पे लगाम, हटा दो भ्रष्टाचारी बदनाम। ये सारी बातें उसको प्रस्थापित करने के लिए हमें उस दिशा में आगे बढ़ना है। हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, ये बेसिक भावना हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने हमें दी है कि हर व्यक्ति को काम मिलना चाहिए, हर खेत को पानी मिलना चाहिए, और उसके कारण ही देश में समृद्धि बनेगी। और उस दिशा में सब कुछ हो सकता है। सवाल पूरा जन आंदोलन एकत्रित करते हुए हम सब लोग साथ में मिलकर बने हम हिंद के योगी, धरेंगे ध्यान भारत का, गले में सील की माला, पहनकर त्याग की कफनी, उठाकर धर्म का झंडा, धरेंगे ध्यान भारत का। भारत ये हमारे लिए केंद्र स्थान पर रहे, और उस दिशा में हमें अपना कर्तृत्व और उसके आधार पर नेतृत्व हमें करना है। भाइयों बहनों, वैसे नवनिर्माण के आंदोलन गुजरात में हुआ,
जयप्रकाश नारायण जी का छात्र संघर्ष समिति का आंदोलन, संपूर्ण क्रांति का भी हुआ। गुजरात में भी काफ़ी चहल पहल थी। मैं उस वक्त से जाहिर जीवन में हूँ, लेकिन युवाओं को धीरज के साथ भी काम करना चाहिए। युवाओं की शक्ति और हमारे अनुभवी लोगों का अनुभव, दृष्टि और शक्ति को साथ में मिलाते हुए हमें आगे बढ़ना है। और जैसे स्वामी विवेकानंद जी, और उन्होंने भी युवाओं पर बहुत सारी अपेक्षा आकांक्षा रखी थी और भारत के निर्माण के लिए उन्हें काफ़ी युवाओं को प्रेरित किया था। उसी तरीके फिर से हमें भारत को जगत जननी बनाने के लिए वंदे मातरम में बताया है उस तरीके से कि दुर्गा जैसी शक्तिशाली भारत माता बने, माँ सरस्वती जैसी ज्ञान पुंज की भारत माता बने, माँ लक्ष्मी जैसी समृद्धिशाली भारत माता बने, माँ अन्नपूर्णा जैसी भारत माता कि कोई भूखा न सोए, कोई भूखा रहे नहीं। उसी तरीके से भारत माता को बनाने के लिए हम सब समर्पित बने। और मैं मानता हूँ कि इस पार्लियामेंट में जो चर्चा होने वाली है उसमें आप सब लोग खुले मन से देश को आगे बढ़ाने के लिए आप जो तत्परता के साथ यहाँ आए हुए हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब लोग मिलकर इस देश को नया भारत बनाने में आप सब लोग जुटेंगे। इस विश्वास के साथ फिर से मैं यूथ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया 2019 को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।